हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कॉलर क्लाउड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से लेखपाल परीक्षा के लिए जो उपयोगी बुक है यूथ पब्लिकेशन की, उसमें क्वेश्चन नंबर 29 से सवालों को अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में ऊपर के जो कितने प्रश्न थे उनका अध्ययन हम कर चुके थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन 29 से शुरुआत करते हैं। देखते हैं, पहला लिखा हुआ है d बराबर -6, n बराबर 9, an बराबर 8। तो देखिए, पहले तो an बराबर 8 है। an का फॉर्मूला आप जानते होंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 8। अब आप मान रख सकते हैं, a का मान आपको निकालना है। n की जगह पे 9 माइनस 1 और d की जगह पे -6 बराबर में 8। अब आप क्या करेंगे, a प्लस घटाएंगे 8 गुणा -6 बराबर 8। कितना आ जाएगा, 8 6 48 माइनस का, ये माइनस का उस साइड जाएगा प्लस, तो 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 56। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 30। एपी, कोई एक एपी है, पहले खाली स्थान है, फिर 15, फिर 5, इसमें लुप्त स्थान बताने, यानी कि ये जो संख्याएं छोटी हुई हैं इसको आपको ज्ञात करना है क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ऑप्शन की हेल्प से भी देख सकते हैं। एपी लिखा हुआ है तो आप जानते हैं अंतर जो होता है वो एक जैसा होता है। यदि हम पहले संख्या 20 लेते हैं तो 15 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा, -5। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे 10 लेते हैं तो 10 में से 15 घटाइए तो क्या बचेगा, -5। इसी में सही आ रहा ना, क्योंकि आपको पता होगा कि समांतर श्रेणी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी क्या होता है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों मान सेम होनी चाहिए इन दोनों को घटाने पे। तो आप जानते हैं पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद का मतलब a प्लस डी बराबर 15। ये तीसरा है और ये चौथा पद है, तो चौथा पद आप जानेंगे, चौथे पद को हम क्या बोलेंगे, a प्लस 3d बराबर 5। अब आप a का और d का मान निकाल लीजिए, कट जाएगा, माइनस का 2d बराबर 10, d बराबर माइनस का 5। अब d का मान आ गया। अब आपको a का मान निकालना है तो आप इसी में रख दीजिए, a माइनस 5 बराबर 15। माइनस में है तो कहाँ पहुँच जाएगा, प्लस में, तो 15 और 5 20। a का मान 20, इसका मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा, 20। दूसरा आपको पता है तीसरा मान निकालना है, तो तीसरा आप जानते होंगे, तीसरा कैसे निकलेगा, a प्लस 2d से, तो a का मान 20 प्लस 2 गुणा -5। सॉल्व कर सकते हैं, 5 दूनी 10 बराबर 10। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 नंबर, देखते हैं क्या है। एपी 127, 133, 139 और 145 के लिए पहला पद और सामान्य अंतर क्या है। तो देखिए, आप जानते होंगे पहला पद, तो पहला पद आपको दिख रहा होगा 127 है, तो पहला पद आपका 127। और अंतर पूछता है तो अंतर आपको निकालना होता है हमेशा T2 माइनस T1, यानी कि पीछे वाले पद से दूसरे वाले पद से पहला वाला पद हमेशा घटाएंगे हम। तो 133 में से 127 घटाइए, कितना बचेगा, 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है ना। देखिए 32 नंबर, किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। तो देखिए, कोई भी संख्या हो उसका जब हम वर्ग करेंगे तो 4 से विभाजित करना है, तो शेष कितना बचेगा। देखिए जैसे 31 नंबर, मान लो लिखा है कोई भी संख्या है, तो कोई भी संख्या हम मान लेंगे, मान लो कोई भी संख्या 1 है या 2 है या 3 है, किसी भी संख्या है उसका वर्ग करना है। तो जैसे मान लो अगर 2 है कोई, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, शेषफल 1, यही आएगा ना। अब अगर 2 ना हो कि 3 होता, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना आएगा, 1। अच्छा, जब इसमें देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे अगर हम 4 करते हैं तो 4 का वर्ग 16, 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा,
0। क्या समझ में आया कि अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो या तो शेषफल 0 आता है या फिर 1 आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 33 की ओर। देखिए 33 लिखा है लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए आपको ध्यान होगा कि जब भी ऐसे सवाल बताए थे तो बताया था कि जब भी इस टाइप के सवाल हों तो आपको कुछ नहीं करना है, लगातार 3 संख्याओं का योग है तो आप 3 संख्याओं को मान लीजिए, पहली x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, लगातार है तो तीनों कितना है 96। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, 3x + 3 बराबर 96, तो 3x बराबर 93, तो x बराबर 31। ठीक है ना। कौन सी संख्या पूछी जा रही है आपसे, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी आप जानते हैं यही वाली होगी, यानी कि 31 + 2 बराबर 33। चलिए अगला देखते हैं 34। क्या लिखा हुआ है, किसी एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी है। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, तो आपको ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले जो आपसे संख्या दी जाए, पहले आपसे 55 दे रहा है 55 लिखिए, प्लस दूसरी संख्या 79 79 लिखिए और आप 2 का भाग दे दीजिए, बस हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, 2 × 6 12, 2 7 14, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आपका बहुत सिंपल सा ये रूल रहेगा। चलिए देखते हैं 35। किसी संख्या और उसका 2/4 के बीच का अंतर कितना है, 60 है। तो आप जानते होंगे संख्या x है और उसका 2/4, 2/4 मतलब 2x/4, अंतर घटाना है, कितना है 60 है। हो गया, सॉल्व कीजिए, 1 मान लीजिए, 4x - 2x 4 में बराबर में 60, घटा दीजिए 2x बराबर 60 का पक्षांतर कीजिए, तो x बराबर 60 × 4/2, 2 से कट जाएगा 30, 30 चौको 120, तो वो संख्या क्या होगी 120 होगी। चलिए अगला देखते हैं, पहली 35 समप्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए पहले तो आपको दिख रहा होगा कि सवाल में लिखा हुआ 35 और वो भी कैसी संख्या है, सम है। तो जब सम संख्याएं दी गई हैं तो आप जानते हैं सम संख्याएं होती हैं जैसे 2 4 6 यही होंगी। अब 35 आपको लिखनी भी है तो आप इन सब का संख्याओं का गुणा करेंगे। तो आप जरा बताइए गुणा करने में क्या आप जल्दी से कर सकेंगे, क्या नहीं हो पाएगा। तो आपको दहाई का स्थान बताना है। तो देखिए आपको पता होगा सम संख्याओं में 10 भी होता है, 20 भी होता है, 30 भी होता है ना, इस प्रकार से। तो आप जब 0 का गुणा करते हैं तो आप क्या समझेंगे कि जो 0 आएंगे वो इकाई और दहाई के स्थानों में क्या आएंगे, 0 ही आएंगे ना 0, क्योंकि आप 2 का गुणा जब 10 में करेंगे तो जैसे 20 हो जाता है तो 1 0 आएगा, 20 का फिर 20 में करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो 2 0 हो जाएंगे, इस प्रकार से 0 बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ दहाई का अंक में क्या होगा 0। ठीक है ना। तो आपको ये नहीं कि आप पूरी संख्याएं लिखें फिर आप गुणा करें, सीधा आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे 37। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो आप देखिए पहले तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए पहले लिखा है जैसे 49 की पावर 3/2, तो आप जानते होंगे इसको सॉल्व करना, ये ऑप्शन है 49 की पावर 3/2। आप 49 को क्या लिखेंगे 7 की पावर 2, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब आप जानते होंगे 343। दूसरा देखते हैं 7 की पावर 2, तो देखिए ये तो वैसे भी छोटा होगा क्योंकि ये 7 की पावर 3 है। देखिए तीसरा ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो जैसे लिखा है 2401 की पावर -1/4, ठीक है ना। तो अब आप जानेंगे कि 1/4 लिखा हुआ है, तो आपको 2401 को इस प्रकार से लिखना है कि ये जो संख्या 4 है वो आपकी कट सके। तो आप जानते हैं 7 की पावर 4 इसका मान होता है 2401। आप जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, कितना आएगा 7 की पावर -1 यानी कि 1/7 आ जाएगा, जो कि बहुत कम है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 343, ये 7 की पावर 3 का मान होता है, 3 से 3 कट जाएगा तो 7 की पावर इसमें भी -1 ही आएगी, और जब आप चेंज कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन होता है हमारा 343, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला
38वां नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? तो आप जानते होंगे पूर्ण वर्ग क्या होती है। पूर्ण वर्ग क्या होती है? पूर्ण वर्ग होती है कि आप जब वर्गमूल निकालें तो उसका वर्गमूल पूरा कट जाना चाहिए। तो देखिए, आप एक ऑप्शन तो है कि आप वर्गमूल निकालिएगा, ठीक है ना। देखिए, फिर वही आपको इसमें ऑप्शन से जब है तो आप ऑप्शन की सहायता से हेल्प कीजिएगा। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी इकाई के अंक में 2 लिखा हो, ठीक है ना, जब भी इकाई के अंक में 2 लिखा हो या 3 लिखा हो तो ऐसी संख्या कभी भी वर्ग नहीं होती है। हमें दिख रहा है इकाई के अंक में 6 है तो ये वर्ग हो सकता है, ठीक है ना। 4 है तो ये वर्ग हो सकता है, ये 6 है तो ये वर्ग हो सकता है, और इसमें इकाई के अंक में 2 है तो इसका मतलब ये वर्ग नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी नंबर ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे। 39 क्या है? पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? देखिए, इस टाइप का सवाल जब भी होता है तो आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं। तो पहली 567 हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप 567 तक की संख्याएं लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे। अब अगर आप 567 तक की संख्याएं लिखते हैं तो आपको फिर उनको जोड़ना भी है, क्योंकि समांतर माध्य में योगफल होता है, तो आप जोड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि संख्या बड़ी हो जाएगी। आप जोड़ने को तो जोड़ लेंगे, आपको रूल पता है 567 गुणा 568/2 कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपको जब भी समांतर माध्य निकालना हो, जब भी क्रम से निकालना हो, जैसे पहली 567 जब भी ऐसा करना हो तो आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। आपको देखना है कितनी का निकालना है, 567। आपको उसमें एक को जोड़ लेना है और बाद में 2 कर देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 568/2, 2 का भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, कितना आ जाएगा? 284। बस हो गया। चलिए देखते हैं आगे। 40वां नंबर लिखा है क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। तो मध्य संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए, पहली क्रमागत 3 विषम है, आपको ध्यान होगा पिछले सवालों में विषम है तो आप एक छोड़ के लिखेंगे, ये पहली 3 इनका योग हो गया। इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में, तो आप पहली संख्या जानते होंगे, पहली संख्या x है, 36 अधिक है तो ये है 36 अधिक, तो इसमें हम प्लस में 36 कर लेंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आप x से x काट सकते हैं। अब आप इसको जोड़ लीजिए, x और x 2x हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में प्लस में 6 हो जाएगा, फिर बराबर में 36। अब क्या करना है आपको? 2x बराबर प्लस है तो माइनस में जाएगा 30, x बराबर 15। तो कौन सी संख्या पूछी जा रही है आपसे? मध्य की पूछी जा रही है। तो आप जानते हैं मध्य की ये रही, तो 15 + 2 कितना आ जाएगा? 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला 41 नंबर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि ए की कीमत हर साल 60 पैसे बढ़ जाती है जबकि बी की कीमत हर साल 33 पैसे की बढ़ोतरी होती है। 1991 में शेयर ए की कीमत 6 रुपये 20 पैसे थी और बी की कीमत 8 रुपये 30 पैसे थी। तो पूछ रहा है किस वर्ष में ए की कीमत बी से 60 पैसे अधिक होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं दो शेयर हैं, एक शेयर ए है और एक शेयर बी है। देखिए आपको देखिए 2 शेयर दिए गए हैं, एक शेयर ए है और एक शेयर बी है। अब ए की कीमत कितनी है? 6.20। अब हर साल 60 पैसे बढ़ रही है। अब 60 पैसे हर साल बढ़ती है तो हम देखते हैं एक साल में 60 पैसे बढ़ेगी, तो वो पूछा है कितने साल में। मान लिया हमने कि टी सालों में शायद वो बढ़ जाएगा, तो टी सालों में कितना बढ़ जाएगा? 6t, इतना बढ़ जाएगा ना ए। अब जरा बी को देखिए, बी की कीमत अभी कितनी है? 8.30 है। बी कितना हर साल प्रत्येक साल बढ़ रहा है, तो बी जो है वो प्रत्येक साल 33 पैसे बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा? टी साल में 35t, ठीक है ना। अब क्या हम देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि इनका जो अंतर है वो 60 पैसे से अधिक होगी।
यानी कि 60 चाहिए कम से कम। इसका मतलब अंतर मतलब माइनस कर सकते हैं, बराबर 60 पैसे। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा सवाल में, ये रुपए में है, ये सभी पैसे में दिए गए, तो आप इसको भी चेंज कीजिएगा रुपए में, क्योंकि ये रुपए में है, ये भी रुपए में। तो आप जानते हैं आप रुपए को पैसे में चेंज करेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे तो 620 प्लस 6t, इसमें माइनस का भी गुणा कर लीजिए, 830 माइनस 33t बराबर 60 जी। घटाइए, 620 में से 830 जाएगा तो बचेगा कितना, 210, माइनस का ये घटाइए तो कितना बचेगा, 27t बराबर 60। तो माइनस में 27t बराबर, देखिए 210 किस में है, इसमें माइनस में है तो प्लस में जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 210, ठीक है ना। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, अब आप घटाइए जरा, एक मिनट, थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ये 6t है वृद्धि में, नहीं 60 पैसे, हाँ 60 पैसे, ये 60 है। देखिए 60 में से 33 घटाइए तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, लेकिन किसका, प्लस का, तो प्लस का, तो कितना आ जाएगा 270, 27t, t बराबर बाद में 10, यानी कि कितने साल में जो पैसा है वो 60 पैसे का अंतर होगा, तो 10 सालों में, यानी कि 10 साल में वो चेंज हो, मतलब अंतर इतना आ जाएगा। अब कब से शुरुआत होती है, 1991 से, तो आप 1991 में 10 साल जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2001, यानी कि 2001 में जो उसकी अंतर है ए और बी के शेयर में, इतने रुपए का अंतर हो जाएगा। देखिए चलिए अगले साल में सवाल में क्या लिखा हुआ है, 42 नंबर लिखा है, मान लें n एक प्राकृतिक संख्या है, जब n की घात 3 को 9 से भाग दिया जाता है तो शेष a प्राप्त होता है। तो आपको बताना है a कोई एक पूर्ण घन है, या a कोई पूर्ण वर्ग है, या फिर एक घन भी है और पूर्ण भी है, और a या तो ना तो घन है और ना ही पूर्ण वर्ग है। तो देखिए इसमें भी एक एग्जाम्पल हम लेके देखेंगे। देखिए n कोई प्राकृतिक संख्या है, जैसे मान लो n का मान 1, 2 या 3 इनमें से कुछ होता है। अब अगर 2 होगा n का मान तो 9 से वो नहीं कट पाएगा, तो 3 से शुरुआत करते हैं। 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 में हम 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। क्या है, तो हमें शेष प्राप्त होता है, ए शेष चाहिए हमें, तो शेष क्या आएगा, 0। अब जरा 4 होगा तो 4 चौको 9, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 का क्या करना है हमें, 9 का भाग भी देना है। तो आप जरा दीजिए इस 64 में भाग, तो आप देखते हैं 9 चौको 36, इसके बाद में 9 पन्ना 45, 9 छः 54, 9 7 63, शेष कितना आता है, 1 आता है, अभी तो 1 आया है। चलिए और देखते, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4 के बाद में 5 लेते हैं, तो 5 का घन 125, 9 का भाग दीजिए, 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 3 बचेगा 35, 9 तिया 27, कितना आएगा शेष, 8 आएगा। अब आप जरा देखिए जो ये संख्याएं आती हैं वो किस टाइप की संख्याएं हैं, क्या ये घन बनेगी, क्या ये वर्ग बनेगी, क्या ये घन और वर्ग दोनों बन सकते हैं, या कुछ नहीं बन सकते। तो हम देखते हैं ये वर्ग नहीं बन सकते हैं, ये घन जरूर बन जाएंगे। ये 1 का घन होता है और ये 2 का घन होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला 43, दो अभाज्य युग्म संख्याओं a माइनस बी और a प्लस बी के लिए a और b क्या है। देखिए सबसे पहले तो अभाज्य लिखा हुआ है। अभाज्य आप जानते हैं ऐसी संख्या जो किसी से भी विभाजित ना हो। फिर लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसके लिए a और b क्या है, तो आप सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, जब भी अभाज्य युग्म होंगे तो a और b क्या होंगे, ये और b हमेशा सह अभाज्य होंगे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। देखिए अगला सवाल 44। देखिए इस किताब से आप अगर सवालों को लगाते हैं तो जो आपके यूपी SSC आयोग ने चैप्टर दिए थे कि आपको लेखपाल से संबंधित इन चैप्टरों को पढ़ना है, तो इस किताब में उन्हीं चैप्टरों के बारे में बताया गया है और उन्हीं चैप्टरों के सवाल भी हैं। और इसमें इस प्रकार के सवाल भी हैं जो या तो पिछली किसी भी परीक्षा में पूछे गए थे यूपी SSC के, या फिर जिनके आने की उम्मीद ज़्यादा है। देखिए 44 नंबर, कनक अपनी धनराशि में से 30 पेन या 50 पेंसिलें खरीद सकती है। वह अपना 80% धन खर्च करती है
और 10 पेन खरीदती है तो शेष धनराशि के साथ वह अधिकतम कितनी पेंसिलें खरीद सकती है। ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले तो आप देखिए, कनक अपनी धनराशि से 30 पेन या 50 पेंसिल खरीद सकती। क्या मतलब हुआ, या तो वो 30 पेन खरीद ले या 50 पेंसिल खरीद ले, इसका मतलब इन दोनों का मूल्य एक जैसा कहलाया। अब जरा आप एक पेन का निकाल लीजिएगा, तो एक पेन किसके बराबर होगा, 50/3 पेंसिल के। ठीक है ना, बस इतना लिखिए अभी। अब क्या देखते हैं हम, 80% धन खर्च कर लेती है और 10 पेन केवल खरीद पाती है। अब आप जरा दिमाग लगाइए, यदि उसके पास में कुल धन मान लो 100 था, 100 से हम सॉल्व करते हैं, तो 80% धन क्या करती है, खर्च कर देती है। तो कितना धन बचा, 20%। 80% जो है वो किस में खर्च करेगी, किस में खर्च करती है 80%, ये इनसे 10 पेन खरीदती है और शेष से वो पेंसिल खरीदती है, ये पेंसिल खरीदती है इससे। अब जरा बताइए 10 पेन कितने में खरीदती है, 80 में खरीदती है। ठीक है ना, तो एक पेन कितने में खरीदेगी, 80/10 यानी कि 8 रुपए में। अब आप जरा दिमाग लगाइए, जब एक पेन 8 में पे खरीदती है तो एक पेन में कितनी पेंसिलें खरीदी जा सकती थी, 50/3 यानी कि काटे तो 5/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 5/3 पेंसिलें कितने में खरीदी जाएंगी, 8 रुपए में ही खरीदी जाएंगी ना। तो अब जरा इसको आप सॉल्व करिए, 8 रुपए में कितनी पेंसिलें खरीदी जाती हैं, 5/3। तो 1 रुपए में 5/3 गुणा 8 बटे में कम हो जाएगा। कितने रुपए में खरीदनी है, 20 रुपए में। तो 20 रुपए में कितनी पेंसिलें खरीदी जाएंगी, 5/3 गुणा 8 गुणा 20। अब आप सॉल्व कीजिएगा जरा सवाल को, कितना आ जाएगा। देखिए अभी तो कुछ कटेगा नहीं, चलिए तो 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 और बटे में 24 का भाग दीजिए, 24 चौको 96, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 से कम 24 मतलब 1 के समथिंग कुछ ऐसे ही आएगा, इतने रुपए। तो यानी कि कितने लगभग, अब देखिए अब इसमें अधिकतम लिखा हुआ है तो कितनी खरीद सकती है, लगभग कितनी खरीद सकती है, 4। ठीक है ना, क्योंकि ये पेंसिल है। अब 4.1 पेंसिल तो हो नहीं सकती है, तो कितनी खरीद लेगी, 4 पेंसिल खरीद लेगी। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ में 75 नंबर। देखिए क्या लिखा है, यदि 45 नंबर है, 111 से 245 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। देखिए अभी बताया कि जब भी आपको माध्य निकालना हो तो आपको क्या करना है इसमें। देखिए पहले तो आपको माध्य का फॉर्मूला याद है कि दो संख्याओं का गुणन कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। लेकिन फिर वही है ना कि अगर आप संख्याओं को देखेंगे तो फिर अब 111 से 245 तक का आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप उसका माध्य निकालेंगे। तो इसके लिए आप सिंपल सा रूल एक और भी लगा सकते हैं। देखिए पहले तो हमें पता है शुरुआत कहाँ से, 111 से, फिर क्या होगी, विषम है तो 113 होगी, फिर इसी के साथ में क्या होगी, डॉट डॉट होती जाएगी 245 तक का। आपको देखिए पहला पद पता है, आखिरी पद पता है। जब भी आपको ऐसा पता हो तो आप समांतर माध्य का सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + l/2, 111 + 245/2। इसके बाद में आप सॉल्व कर लीजिए, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 2 1 3/2। 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, कितना आ जाएगा, 178। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 46। इसी के साथ आप देखते हैं प्रश्न नंबर 46। लिखा है हरात्मक श्रेणी का उदाहरण बताना है। तो देखिए हरात्मक श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले तो आप समझिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको बताया गया था कि जो पद होते हैं, जो श्रेणी दी गई थी उसमें आप दोनों पदों को घटाएंगे तो उनका अंतर एक जैसा आता है, यानी कि T2 - T1 = T3 - T2। फिर एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, इसमें जब आप संख्याओं को, जो श्रेणी दी गई होगी इसमें जब आप दो संख्याओं को बटे के रूप में लिखेंगे तो उनका अनुपात सेम आता है, यानी कि आप लिखेंगे T2/T1 = T3/T2।
तो इनका अनुपात सेम होता है। अब देखते हैं हम हरात्मक श्रेणी। तो देखिए हरात्मक श्रेणी क्या होता है, आपको कैसे पता करना है, इसमें बटे में संख्याएं दी गई होंगी, ठीक है ना। तो आपको हर को देखना है कि हरों का जो अंतर है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे इसमें बटे में नहीं है तो ये हट जाएगा ऑप्शन में। ये देखते हैं हम, पहला 1 है तो आप 1 के बटे में 1 मान लेंगे, 1/4 है, 1/7 है, 1/10 है। अब आप हरों को घटा के देखिए, 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3, सेम है ना। इसका मतलब ये कौन सी हो गई, हरात्मक श्रेणी हो जाती है। देखिए अगला 47, AP समांतर श्रेणी है कोई, इसका लिखा है दूसरा भाग कितना है, 13 है, पाँचवा भाग 25 है। तो देखिए कितना सिंपल है, दूसरा भाग 13 है तो आप सीधे लिख सकेंगे A + D, पाँचवा भाग 25 है तो A + 4D। सॉल्व कर लीजिए, कट जाएगा, 3D = -12, D = 4। A का मान भी निकालिए, A = 13 प्लस में तो माइनस में 9। कौन सा पद निकालना है आपको, 7वां। तो अब देखिए 7वां निकालना है तो A + 6D, A का मान 9, D का मान 4, तो 6 चौको 24, 24 में 9 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 33। ठीक है ना। चलिए 48, इसमें देखना है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो आप जानते हैं अभाज्य के बारे में, अभाज्य संख्या वह होती है जो किसी से भी न कटे। अब पूछ रहे नहीं है तो देखिए 281 किसी से कटता है, नहीं कटता है, तो इसका मतलब 281 तो अभाज्य है। 409 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, अभाज्य हो जाएगा। 541 ये भी किसी संख्या से नहीं कटता है, ये भी अभाज्य हो जाएगा। लेकिन 437 कट जाता है, किससे, 19 से कट जाता है, 23 से भी कट जाता है, तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 49, लिखा है इस संख्या को 33 से भाग देने पर भागशेष फल निकालना है आपको। तो आपको भाग देना है सीधे 33 से, आप भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला 50, उम्मीद है आपसे बन जाएगा, भाग ही करना है आपको। देखिए 50 में 21 43 को 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या हुआ। तो आपको क्या करना है, 38 से इस संख्या में भाग देना है, ठीक है ना। जितना भी आएगा भाग देना, आप जानते होंगे, जो भी आपका भागफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे की वीडियो में आपको आगे के सवाल मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।